हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग सभी। आपका सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत। और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के ऑनलाइन जो हमारी टॉपिक्स हैं कवर कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे हमारे कोरोना के कारण स्कूल नहीं आ पा रहे तो उनको टॉपिक वाइज मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बोर्ड के पैटर्न्स के हिसाब से पूरा सिलेबस कराया जा रहा है आपको। और आज भी जैसे आपकी क्विज थी, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको एड्सॉर्प्शन वाले सारे करा रखे थे। और अब मैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो कल हमने लगभग काफ़ी बड़ा टॉपिक था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस का, वो फिनिश किया। और आज हम अपने नए विषय पे पहुंच गए हैं, दैट इज़ व्हाट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इमल्शंस। आज हमारी कोशिश रहेगी ये 5 टॉपिक्स करने की। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोशिश यही रहेगी आज ये हमारी कंप्लीट हो जाए। What is an immersion? भाई इमर्शन किसे कहते हैं? What is the role of emulsifier? Emulsifier या emulsifying agents एक ही बात होती है। What are the types of emulsions? Emulsions की कितनी प्रकारें हैं? Identification of type of emulsion। भाई कौन सा emulsion कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। और लास्ट में आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शंस, जो कि हमने अभी कोलाइडल सॉल्यूशंस की पढ़ी, वैसे ही हमारे पास आएगी इमल्शंस। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि भाई 2 टॉपिक्स नहीं हैं। कौन कौन से नहीं हैं? प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन तो जब आपको इमल्शंस पढ़ाया जाएगा अपने आप ही समझ जाओगे। और दूसरी प्यूरिफिकेशन नहीं है। प्यूरिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई अशुद्धियाँ नहीं होती है, उसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस कारण से वो उसको हमें क्या करना पड़ता था, कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करना पड़ता था डिज़ायर क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट से। तो इसलिए हमारे पास वो टॉपिक्स नहीं है। तो अब मैं आपके साथ सीधा शेयर करूँगा। अब आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे कल की तरह। कल वाला टॉपिक भी काफ़ी बच्चों को समझ आ गया और लग जाता है पता कि भाई बच्चों को समझ आ रहा है। तो बच्चे वैसे कमेंट्स कम करते हैं, मैं कोशिश यही रखता हूँ कि भाई कमेंट्स तो करें कम से कम, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में कम से कम बोले तो सही कि भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे इमल्शन की। बेटा इमल्शन क्या होते हैं? इमल्शन मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, इमल्शन इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर द व्हाट, लिक्विड। दोनों के दोनों क्या है, हमारे लिक्विड। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो सच सॉल्यूशंस आर नोन एज इमल्शंस। सच कॉमा सच सॉल्यूशंस आर said to be what, emulsion। इनको हमने क्या नाम दिया? emulsions। they are known to be emulsions। तो ये आपको समझ आ गया कि emulsions क्या होता है। One is oil in water emulsion। ये मैं आपको यहाँ पर पहले इसलिए बता रहा हूँ कि we have to give the examples। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है मिल्क, देन वी हैव वैनिशिंग क्रीम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर।
Then we have water in oil emulsion. We have example like this: cod liver oil, cold cream, butter, cheese, etc. are the examples of water in oil emulsions. तो क्या होते हैं emulsions? Emulsions होते हैं जिसके अंदर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों के दोनों तरल हो, लिक्विड हो, उसे हमने नाम दिया emulsions. उन कोलाइडल सॉल्यूशन को emulsion के नाम से जाना जाता है. अब इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा, किसका बेटा? इमल्सीफाइंग एजेंट. तो अगला टॉपिक मैंने विषय लिखा था रोल ऑफ इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट. उसको पूरे डिटेल में समझेंगे. रोल ऑफ इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट. तो ये आप अगला विषय हमारा ये रहेगा. अब इसको पहले समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनना है. देखो, ऑयल और वाटर या वाटर एंड ऑयल, इनका कोई मेल नहीं है. समझ रहे हैं ना बेटा? मिलते नहीं है ना ये आपस में. तो ये क्या है? इनसॉल्युबल टू ईच अदर. इनको घुलनशील बनाने के लिए, टू मेक देम सॉल्युबल, टू मेक देम सॉल्युबल, वी यूज व्हाट? इमल्सीफाइंग एजेंट्स. तो क्या यूज करते हैं बच्चों? इमल्सीफाइंग एजेंट्स. कब? जब आप इन दोनों को मेक इट सॉल्युबल, तब आप क्या यूज करेंगे? इमल्सीफाइंग एजेंट. तो अब आपको इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट के बारे में समझ आ गया कि भाई इन दोनों के बीच में जो जोड़ने की कड़ी है, जो इनको जोड़े रखता है दोनों को, वो क्या कहलाती है? इमल्सीफाइंग एजेंट या इमल्सीफायर. एग्जाम्पल्स हैं सोप, गम, ग्लास पाउडर. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है. नेम सम इमल्सीफाइंग एजेंट्स. ठीक है, ये क्या आया था क्वेश्चन? नेम सम इमल्सीफाइंग एजेंट्स. तो यू हैव टू राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स, जो कि हमारे सामने हैं: साबुन, गम एंड ग्लास पाउडर. तो दीज आर द इमल्सीफाइंग एजेंट्स. अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, और उसके बाद हम इसका एक्यूरेट मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि कैसे ये एक दूसरे को जोड़ता है. तो वो हमारी, जैसे हमारा टॉपिक था कौन सा बेटा? माइसेलीज फॉर्मेशन, उसी जैसा है. तो वो हम उसके बाद पढ़ेंगे. तो अब आप आ जाएं इस टॉपिक के ऊपर. आपको पता लग गया कि भाई इमल्सीफाइंग एजेंट्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका कैसे रोल है. तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे बच्चों. तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं. मैं बताने लगा था मिल्क. मिल्क के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं. अगर होता है, अगर फैट्स, अगर AGAR, अगर फैट्स, एंड अदर कंपोनेंट्स. और इसके अंदर बेटा अगर आपसे पूछा जाए इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है, तो वो है बेटा केसीन. CASINE, केसीन. केसीन इन दोनों को कंपोनेंट्स को जोड़े रखता है. किसमें? फैट प्लस वाटर. पता ही है दूध के अंदर क्या होता है?
जब दूध खराब हो जाता है या उसमें हम नींबू डाल देते हैं या टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, उसका चीज़ बन जाता है। और चीज़ क्या है, हमारा सॉल्युबल जो फैट्स थे वो अलग हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इस केसीन को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब केसीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे। तो अब आपको लगभग समझ आया कि भाई क्या है इसका रोल, कैसे ये इन दोनों को जोड़े रखता है। ठीक है, तो केसीन एक फूड है हमारा, कि भाई आपको पता ही है कि भाई गर्मी होती है तो हम दूध को जैसे उबाला दे देते हैं, जैसे दूध दे के जाता है हमारा, हम या दूध बाज़ार से लेके आते हैं तो हम उसको पहले क्या करते हैं, उबाल लेते हैं। उबालने के बाद ठंडा करने के बाद हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में अगर रखना भूल जाएं और वो दूध हमारा बाहर ही पड़ा रह जाए तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। अब वो खराब क्यों हो जाता है, थोड़ी सी समझने वाली बात है कि दूध खराब क्यों हो गया। दूध इसलिए खराब हो गया, जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको एज ए फूड कंज्यूम कर लेते हैं। उनके लिए क्या है, ये बैक्टीरिया का फूड है ये। तो जैसे वो केसीन को कंज्यूम कर लेंगे तो केसीन अलग हो गया तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएगी। तो वो आप देख ही लेते कि दूध, जैसे हम कहते थे भाई, सिंपल भाषा में दूध फट गया, तो दूध फट गया वो जो फैट्स हैं वो पानी से अलग हो गए। तो उसी को हमने देसी भाषा में क्या बोल दिया, भाई दूध फट गया जी, खराब हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ, जो फैट्स थे जो कि पानी के अंदर घुलनशील थे वो अलग हो गए। क्यों? क्योंकि केसीन चला गया। केसीन को किसने उड़ा दिया, बैक्टीरिया ने। या फिर हम इसको केमिकली भी रिमूव कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ लेमन, या क्या भी बताया मैंने, टार्टरिक एसिड। तो उससे भी ये केसीन के ऊपर केमिकली रिएक्शन कर देता है। तो ये आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि क्या है रोल हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स का। अच्छी तरह समझ आया ना। अब हम बात करेंगे आगे कि वर्किंग कैसे करता है। अभी पूरा रोल नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की कि भाई क्या है, क्या ये कहानी। और अब हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म, पढ़ेंगे एक तरीके से कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। नाम वही है टॉपिक का, लेकिन मैं अलग बोल रहा हूँ। टॉपिक वही पढ़ रहे हो, कौन सा पढ़ रहे हो बच्चों, रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, हाउ इट वर्क्स। मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए इसका हमें पढ़ना पड़ा, इसका पूरी डिटेल स्टडी, और दैट डिटेल स्टडी इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कैसे है बच्चों, इसके लिए जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि जो सोप है, अभी बताया गया हमें कि इमल्सिफाइंग एजेंट है। और आप कहोगे सर सोप ही क्यों चुना सर आपने, क्योंकि सोप इसलिए चुना गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको माइसेली में पढ़ाया और बुक वाले ने भी इसी को यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। और कोई चीज़ चुनता तो उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ता, ये तो तुम्हें पहले से मालूम है। तो सोप में हम ले लेते C15H31 COONA सोडियम पाल्मेट, ठीक है, या फिर C17H35 COONA। और इसके बाद आगे की कहानी आपको समझ ही आ गई हो गई कि भाई ये सर ने बनाना है, बिल्कुल बना दिया आपके सामने। दोनों के सेम है, कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारा हिस्सा जो है टेल है, और आगे मैं एक ही एग्जांपल लेके समझाऊंगा। और ये इसका क्या हिस्सा, हेड है। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको क्लीनिंग एक्शन में भी पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल। अब क्या रहा है, हाउ इट वर्क्स, भाई कार्य कैसे करता है। अब जरा ध्यान दें, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ना होने के कारण आज फिर मेरा लेक्चर रह जाता, तो फिर अभी किसी टॉपिक के साथ ये एक्सपेरिमेंटल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे। तो मैंने एक गिलास के अंदर या बीकर के अंदर क्या ले लिया बेटा, पानी ले लिया। ध्यान से समझना है, ड्रॉ दिस डायग्राम। आई हैव टेकन द वाटर इन ए बीकर, ठीक है। और इसमें मैंने कोई भी घर में जो तेल पड़ा है उसका कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दिए,
ऑयल ड्रॉप्स। रिफाइंड ऑयल है हमारे पास, मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है? तो ये आपस में मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, एक और छोटा बीकर लेना है या ग्लास ले लेना है, उसमें आप बना लोगे सोप सॉल्यूशन। कोई भी साबुन कपड़े धोने का, ठीक है, वॉशिंग सोडा भी वॉशिंग सोडा ही होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा ले सकते हैं। अगर आपके पास वॉशिंग सोडा मिल गया तो इसका एक घोल तैयार कर लेना। इस घोल को आपने इसके अंदर डाल देना। बात समझ आती जा रही है? और उसके बाद आपने इसको स्टरिंग रॉड से, चम्मच से, घर में तो चम्मच ही होगा, तो चम्मच से आपने इसको क्या कर देना है, स्टर कर देना है। इसको जब पूरा घुमा दोगे तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, अब ये इमल्शन बन जाएगा। अब आपको इसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। हो गया क्लियर? यस या नो? तो ये क्या बन गई, इमल्शन बन गई। किसकी? ऑयल इन वाटर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है कि कितने प्रकार के इमल्शंस होते हैं। ओके हो गया, समझ आ गया? अब ये तो समझ आ गया हमें, बड़ी आसान सी बात थी। इस साबुन के घोल ने ऐसा क्या किया कि ऑयल पानी में घुल गया। अब इसीलिए स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। अब वही पुरानी बात, आप कहोगे सर फिर बोल वही बात कर रहे हो, इसकी वर्किंग कैसे, हाउ इट वर्क्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना है, तुम्हें सारा पता है। अब मैं इसको एनलार्ज कर दिया, ये है ऑयल का ड्रॉप, और ये पड़ा हुआ है इसके अंदर पानी के अंदर। ये सारा पूरा का पूरा कंटेनर किससे भरा हुआ है, मैंने पानी से भरा हुआ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट समझ आना चाहिए आपको, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। तो ये क्या ले लिया बच्चों, पानी ले लिया है। ओके, क्योंकि साइंस इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जब तक एक्सपेरिमेंटली नहीं समझेंगे तब तक हमें साइंस समझ नहीं आती। अब मैंने साबुन डाल दिया। साबुन के दो हिस्से हैं, बताए थे, ये नॉन पोलर और ये पोलर। तो आप समझ गए, ऑयल के अंदर साबुन अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। यस या नो? यस ही आ रही होगी आवाज? ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल नहीं है टॉपिक, अगर आप ध्यान से सुनेंगे। और बाहर क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन कहाँ चला गया, ऑयल में, क्योंकि ये क्या था, हाइड्रोफोबिक बट ऑयल लविंग, हाइड्रोकार्बन के कारण। और वो क्या था, हाइड्रोफिलिक। तो ये किसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर किसके साथ जुड़ गया बच्चों, वाटर के साथ। इनने वाटर के साथ क्या कर दी, बॉन्डिंग कर ली। किसने कराई, इस साबुन ने। तो ये जो कल भी पढ़ाया था मैंने, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन ऑफ दिस। तो सॉल्वेशन होगी किसकी, हमारे ऑयल की। तो अब इसमें आप देख रहे ऑयल को पानी ने जोड़ लिया। ठीक है, कैसे, इसके सरफेस के ऊपर आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि इसमें क्या डाला हुआ है, साबुन। अगर साबुन ना होता तो ये अलग अलग रहते, क्योंकि एक दूसरे में मिलते नहीं। तो अब आपको क्लियर समझ आ गया कि हाउ इट वर्क्स। तो अब आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया टॉपिक, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। दिस इज़ द टॉपिक कि कैसे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स वर्क करते हैं। तो रोल ऑफ इमल्सिफायर, रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, या दूसरा प्रश्न मैंने अपने मन से बनाया, कौन सा, हाउ इट वर्क्स, या मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो अब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आगे तो बिल्कुल ही आसान है बच्चों, क्या है, टाइप, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अलग टॉपिक है। अब थर्ड टॉपिक है बेटा, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो नाउ राइट डाउन द टॉपिक नंबर 3, दैट इज टाइप्स ऑफ इमल्शन। भाई इमल्शन की कितनी प्रकारें हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर
of disperse phase and disperse medium, we divide emulsion into two types। और दो प्रकार कौन सी है आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ए नंबर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दिया बाद में लिख लिया, आपको समझ आनी चाहिए। वाटर इन ऑयल है बेटा, पहले कौन है, वाटर। इसका मतलब इन दिस टाइप ऑफ emulsion water is a disperse phase। ये क्या है हमारा disperse phase, and oil is the what, disperse medium। हो गया क्लियर? तो दिस इज द ऑयल इन वाटर। तो फेज ये वाला डीपी, ये ऑयल क्या है, डीएम। ओके, तो वाटर इन ऑयल मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है, ऑयल की ज़्यादा है, तो क्या एग्जांपल आएगा, कॉड लिवर ऑयल। कैप्सूल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, और देन वी हैव दैट इज़ बटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सर्दियों में हमें लगानी पड़ती है क्या बेटा, हाथों के ऊपर, मुंह के ऊपर कोल्ड क्रीम। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, वाटर इन ऑयल। इसके बाद हम बात करेंगे ऑयल इन वाटर। सेकेंड बी पार्ट इज ऑयल इन वाटर emulsion। ठीक है, आप बहुत ही बेहतरीन आपके साथ पढ़ाई कराई जा रही है, एक एक टॉपिक आपके साथ अच्छी तरह डिस्कस किया जा रहा है, और आप होप बिल्कुल आराम से घर पे पढ़ पा रहे होंगे। ऑयल यहाँ पर डिस्पर्स फेज हो गया, और वाटर यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स मीडियम। इन दिस टाइप ऑफ emulsion oil act as a disperse phase and water act as a disperse medium। और अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की बच्चों। तो एग्ज़ाम्पल अभी बताया था, मिल्क जो है इसका एग्ज़ाम्पल है, और गर्मियों में हमारी बॉडी वैसे ही ऑयल सिक्रीट करती है, तो वैनिशिंग क्रीम अगर लगानी पड़ जाती है हमें, तो क्या है, दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल इज़ मिल्क, देन वी हैव वैनिशिंग क्रीम। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर ऑयल इन वाटर emulsion। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो चौथा टॉपिक आपके साथ मैंने डिस्कस करना है, दैट इज डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ emulsions। तीन तरीके से डिटेक्शन की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ emulsion। भाई emulsion की प्रकार कैसे डिस्कस करनी है। सबसे पहला है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस के माध्यम से, बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या हाइड्रेशन। वाटर इन ऑयल is not hydrated, whereas जबकि ऑयल इन वाटर, क्योंकि मीडियम हमारा पानी है, वाटर इज़ ईजीली हाइड्रेटेड। तो इससे पता लग जाता है कि कौन सा हमारा ऑयल इन वाटर है या कौन सा, जैसे दूध के अंदर हम जितना मर्जी पानी डाल देते हैं, तो दूध किसका एग्जाम्पल है बेटा, ऑयल इन वाटर।
तो उसमें हम पानी एडिशन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन भी बोल देते हैं इसको बेटा। और इसके बाद है बाय यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक डाई। वी नो दैट ऑर्गेनिक डाई जो होती है हमारी, ऑर्गेनिक डाई आर soluble in the organic solvent. So in case of oil in water emulsion, अगर आपका oil in water emulsion है, then only the oil particles turn colored. जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर ही रंग जाएगा, तो वो हमें रंगीन नज़र आएंगे। सो इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, देन ऑयल पार्टिकल्स अपीयर्स टू बी व्हाट colored, but in case of water in oil emulsion, whole the background of solution becomes colored. पूरे का पूरा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, रंगीन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि और जो डाई है वो वहाँ जाकर मिल जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये थी हमारी सेकंड। इसके बाद है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्ड, बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कौन सी टाइप ऑफ इमल्शन है उसको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्टडी किया गया। वी एड स्मॉल amount of an electrolyte into both the emulsions, दोनों के दोनों emulsions के अंदर, both the emulsion, if by addition of an electrolyte conductance हैज़ शार्प इंक्रीज, हैज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शार्प इंक्रीज, देन इट इज़ व्हाट, ऑयल इन वाटर इमल्शन। वो क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, क्योंकि पानी में इलेक्ट्रोलाइट जाके घुलनशील होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर उल्टा है, वाटर इन ऑयल है, तो वाटर की क्वांटिटी कम है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, तो कंडक्टेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। दिस इज़ द फोर्थ टॉपिक टुडेज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शंस। और इसके बाद लास्ट में आज का टॉपिक जो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा हमारा, क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमल्शन। मैंने फिर बताया है, पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि कुछ बच्चे फिर बोल रहे थे कि हमारी जो वीडियोस हैं बड़ी हो जाती है। तो वीडियोस अगर बड़ी हो जाती है तो क्योंकि टॉपिक वाइज होती है, किसी दिन छोटी भी रहती है वीडियो, तो टॉपिक्स वाइज आप थोड़ा सा उसको ब्रेक करके पढ़ लें, आधा घंटा पहले देख लें, आधा घंटा बाद में देख लें, तो क्योंकि सिलेबस तो पूरा करना है आपको, तो इस वजह से कई बार वीडियो जो है बड़ी छोटी हो जाती है। तो इस वजह से आपने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको मेन बात समझ आने से मतलब है, रोक के देख लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि एक ही शॉट में सारी वीडियो देखनी है, आप उसको ब्रेक करके देख लें, तो उससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर बैठेगी। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, emulsion shows all the properties like stability, visibility, movement,
मैकेनिकल मोमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जस्ट लाइक कोलाइडल सॉल्यूशंस, जैसा कि हमारी कोलाइडल सॉल्यूशंस शो करती है। 9 की 9 प्रॉपर्टीज़, कोएगुलेशन भी है, वो मैंने नहीं लिखा, कोएगुलेशन भी ऐड कर लेना। तो ये सारी की सारी 9 की 9 प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। अब इसके साथ 2 प्रॉपर्टीज़ और जुड़ी हुई है, वो उसमें नहीं है, कोलाइडल में ये एडिशनल है। क्या बेटा? वी कैन ईजीली हाइड्रेट द emulsion by the addition of, समझा दूंगा ये, addition of respective disperse medium, respective disperse medium। क्या मतलब है बेटा? देखो ध्यान से, इट कैन बी हाइड्रेटेड या डिल्यूटेड। डिल्यूटेड वर्ड भी लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड। जैसे सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये सपोज करो हमारे पास बीकर है, इसमें मैंने पानी लिया हुआ है और इसमें मैंने ऑयल डाला हुआ है, इसका इमल्शन है, ये दिख नहीं रहा, सोल्यूशन बना हुआ है। और इसमें उल्टा है, अब मैंने तेल ज़्यादा ले लिया, ऑयल ज़्यादा है, पानी के कुछ पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व है, तो ये आप समझ गए, दिस इज़ ऑयल इन वाटर, दिस इज़ वाटर इन ऑयल। इसमें मीडियम पानी है, तो इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? यू कैन ऐड वाटर इनटू इट। इसमें मीडियम ऑयल है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? ऐड ऑयल इनटू इट। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को उसके मीडियम के आधार पर इनकी क्या कर सकते हैं? हाइड्रेशन या डिल्यूशन किया जा सकता है। उसके अंदर डिस्पर्स मीडियम आप जितना मर्जी ऐड कर सकते हो, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा, द कंपोनेंट्स ऑफ emulsion can be separated by the following प्रोसेस। कहता है कि जो इमल्शन के कंपोनेंट्स हैं, एक फेज़ है और एक दूसरा मीडियम है, उनको आप किसी भी समय उनसे अलग कर सकते हो। भाई कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करनी है अब आपने। इसको करने की विधि क्या है? बाय बॉइलिंग, बाय फ्रीजिंग, ये सब बाय है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, by use of electrolytes, by centrifugation, एक्सेट्रा। ये सारे मेथड्स हैं क्या करने के लिए? हमारे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इसका एग्जाम्पल दिया है। फैट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, समझाई थी मैंने बात, मशीन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स डालने पर क्या हो जाती है? कोएगुलेशन हो जाती है, अलग हो जाते हैं, सेपरेट। और इसके बाद ये लास्ट हो गया हमारा। इसके बाद एक डेफिनेशन और है बेटा, लास्ट डेफिनेशन है, टॉपिक में मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? डी एमल्सिफिकेशन। दो बार डी नहीं आएगा क्योंकि डी नहीं आएगा, डी ई फिर ई नहीं आएगा, काट दिया। डी एमल्सिफिकेशन है। डी का मतलब होता ही है, आपको पता ही है, रिमूवल। तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? डी एमल्सिफिकेशन। तो ये प्रोसेस जो बताई गई सेपरेशन वाली, इसी से ये डेफिनेशन बनी हुई है, तो ये भी पेपर में आ जाती है, इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक के बाद लिखा हुआ है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी एमल्सिफिकेशन?
It is the process of separation of components of emulsions, that is what disperse phase. एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर समझाता हूँ. एंड डिस्पर्स मीडियम. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इमल्शन. बता दिया कौन कौन, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, इज कॉल्ड एज व्हाट, डी एमल्सिफिकेशन. क्या कहा जाता है, डी एमल्सिफिकेशन. तो इसी के साथ ही आज का इतना बड़ा टॉपिक आपके साथ शेयर किया मैंने, इमल्शन. ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके साथ शेयर किया है. इसका एक पार्ट रह गया अभी हमारा, वो तो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं उसको भी कंटिन्यू करता. दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इमल्शंस. और उसके बाद हम पढ़ेंगे कल की टॉपिक्स की, अपकमिंग टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ. आपका माइंड तैयार हो जाता है, सेटअप हो जाता है कि भैया कल हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो थोड़ा सा आप भी लेक्चर को देख के पढ़ लेते हो कि भाई ये पढ़ेंगे कल हम. तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस. दोनों होने के बाद हम अपने लास्ट चैप्टर के एंड पे पहुंच जाएंगे. और वो एंड हमारा क्या है, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के बारे में आप पहले ही जानते हैं, कुछ नई जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी और उसके बाद ये भी चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं माय डियर साइंस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल. अपने टाइम को मैनेज करें, सिलेबस को नोट करें, नोट्स बना लें, और सिलेबस करने के बाद जितना आपका सिलेबस कवर हो गया वो लिखें, मुझे बताएं कि हमारा इतना सिलेबस कवर हो गया, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें. और इसी के साथ ही मैं अभी एक लेक्चर क्लोज करता हूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस. थैंक यू.